Yeah, good evening, students. On behalf of Subhash Chan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope, students, you and your family members are good at your homes. Today, we are going to read a new chapter, The Bal Poem, written by John Berryman. Let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. The poet is saying that there is a boy who has a ball, and at a time he has lost his ball, and now he is sad, but his ball was looking happy as it is bouncing down the street and then went to the water. That is a small river. कविता के लाइनों के माध्यम से कवि हमें बता रहा है कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है और अब वो बच्चा क्या करेगा। वह केवल खड़े होकर अपने बॉल को, जो प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए रास्तों से गुजरते हुए और खुशीपूर्वक पानी में चली जाती है। यहाँ पर बॉल को खुशीपूर्वक यानी मेरली यानी हैप्पीली बताया गया है, यानी बॉल को भी पर्सनिफाइज किया गया है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। कवि कह रहा है कि बच्चा इतना दुखी है कि मैं उससे नहीं कह सकता हूँ कि जो बॉल तुम्हारे हाथ से छूटकर रास्तों से गुजरते हुए पानी में चली गई उसका विचार छोड़ दो। तुम्हारे पास दूसरे भी अन्य बॉल हैं, तुम्हारे पास दूसरे भी अन्य गेंद हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। लेकिन कवि कह रहा है नो यूज टू से, यानी ऐसा कहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चा बहुत दुखी है और वो उसी बॉल की याद में खोया हुआ है और दुखी है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, यानी एक अचानक से आने वाले दुख ने बच्चे को स्थिर कर दिया है, बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और बच्चा एकदम अवाक रहकर जैसे बच्चे को शॉक्ड हो गया हो, वो एकदम से खड़ा है। ट्रिम्बलिंग, काँप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, यानी वह अपने अब तक के जितने भी यंग एज हैं, यानी अब तक के बॉल के साथ बिताए हुए जितने भी उसके पल हैं, उसकी यादें हैं, उसके समय हैं, वो उन सबको याद कर रहा है। और उन सबको याद करते हुए वह दृढ़तापूर्वक खड़ा है और काँप रहा है। और बॉल नदी में चली गई है। हार्बर का मतलब यहाँ पे बंदरगाह नहीं, नदी कह सकते हैं, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर भी दिया है ओ देयर आर अदर बॉल्स का मतलब है द वर्ड्स दैट सजेस्ट दैट लॉस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। और शेकिंग ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस, यानी दुख। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। कवि कह रहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि वो आपके नुकसान की भरपाई कर सके। आपको जो नुकसान होता है वो उसी तरह से बना रहता है और उस नुकसान को सहने की क्षमता समय के साथ आपको मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है टाइम इज़ द बेस्ट हीलर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी मानव के लिए सबसे बड़ा जो हीलर है, हीलर का मतलब
सबसे बड़ा जो मरहम है वो समय है। समय बड़े से बड़े घाव को धो देता है, घाव को भर देता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी आपको दोबारा आपकी बॉल खरीद कर वापस नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा केवल एक बाहरी रूप है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़ का मतलब, बिहाइंड का मतलब पीछे, डेस्परेट का मतलब होपलेस। यानी बच्चा अपने होपलेस आँखों के पीछे उसका जो ब्रेन है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी वह अपने नुकसान का अंदाज़ा लगा रहा है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान होना, यानी किसी चीज़ का नुकसान का ज्ञान होना। हाउ टू स्टैंड अप नोविंग what every man must one day know and most know many days how to stand। बच्चा नुकसान से होने वाले ज्ञान का अंदाज़ा लगा रहा है और वो समय के साथ सीख रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो समय के साथ कम हो जाएगा, उसकी यादें धुंधली पड़ने लगेंगी और हर कोई समय के साथ इसको सीख लेता है। देखिए यहाँ पे डेस्परेट का मतलब होपलेस है और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब अ ग्रीक वर्ड एपिस्टिम। एपिस्टिम का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है is the study of nature knowledge itself। I would not intrude on him, यानी मैं बच्चे के जीवन में घुसपैठ नहीं करूँगा, यानी मैं बच्चे के जीवन में किसी तरह का दखल अंदाजी नहीं देना चाहूँगा। A dime another ball is worthless। A dime का मतलब होता है 10 सेंट्स। जैसे हमारे देश में 10 पैसे होते हैं, उसी तरह वहाँ पे अमेरिका में 10 सेंट को एक डाइम कहते हैं, यानी 10 सेंट में एक बॉल मिल जाएगी। इज़ वर्थलेस, लेकिन ये बेकार है, यानी बच्चे को उसकी खोई बॉल के बदले एक दूसरा बॉल खरीद के देना बेकार है, क्योंकि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस तरह से वह किसी तरह का अनुभव नहीं प्राप्त कर पाएगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से महसूस करेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, यानी सामानों की इस दुनिया में, यानी मनुष्य से संबंधित उसके जितने भी सामान होते हैं उसके साथ उसकी यादें जुड़ी होती हैं, और जब वो चीज़ें खो जाती हैं तो मनुष्य दुखी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसे अनुभव होता है और वह अपने नुकसान से ऊपर उठ जाता है। इन पीपुल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब यहाँ पे देखिए जो कवि है वो बच्चे को एड्रेस कर रहा है कि ओ लिटिल बॉय, हो सकता है कि तुम्हारा बॉल दूसरा कोई ले ले। यहाँ पे बॉल्स का मतलब पोजीशन से, यानी आपका सामान कोई दूसरा व्यक्ति भी ले सकता है। हो सकता है कि आपका सामान खो भी जाए, तो इन सब चीज़ों से हमें दुखी नहीं होना है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। और कोई भी आपके सामान की नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो पैसा है ये केवल बाहरी रूप है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, यानी अपने होपलेस आँखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लव, हाउ टू स्टैंड अप नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। वही बात फिर यहाँ पे बताई गई है कि समय के साथ सभी लोग अपने नुकसान से ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें उस नुकसान से होने वाले अनुभव से ज्ञान मिलता है और वो अपने नुकसान की भरपाई का विचार छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एलिट्रेशन
एनाफोरा जिसको रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ये सब भी हैं। जैसे है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल व्हाट। देखिए यहाँ पे व्हाट है, यानी यहाँ पे दो वर्ड को रिपीट किया गया है, तो ये अनुप्रास अलंकार यानी एलिटरेशन है। इसके बाद आते हैं, देखिए यहाँ पे बॉल्स है, तो ये सब भी जो है यहाँ पे रेपिटेशन आया है, तो ये एनाफोरा है। Thank you students, have a nice day and read this poem carefully. Thank you.